नमस्कार। मैं नरेश कौशिक आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारा एनवायरमेंटल एजुकेशन पेपर 12, उसका टॉपिक है ध्वनि प्रदूषण। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने नॉइज पोल्यूशन का मीनिंग, डेफिनेशन, सोर्स, फैक्टर्स इत्यादि के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो के अंतर्गत हम विभिन्न वैज्ञानिकों की ध्वनि प्रदूषण के प्रति क्या प्रतिक्रियाएं हैं वो, और ध्वनि प्रदूषण को रोकने के उपाय, इनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो प्रतिक्रियाएं हैं मानव शरीर पर ध्वनि प्रदूषण से होने वाले कुप्रभावों के संबंध में, वो वैज्ञानिकों की अत्यंत ही रोचक है। सबसे पहले डॉक्टर विप्रिश महोदय के अनुसार ध्वनि प्रदूषण के रूप में शोर आदमी को असमय ही वृद्ध बना देता है। वे मानते हैं ध्वनि प्रदूषण के रूप में जो शोर होता है वह मनुष्य को समय से पूर्व ही बूढ़ा बना देता है। प्राय रात्रि कल्पों में जाने से व्यक्तियों की श्रवण शक्ति क्षीण हो जाती है। ऐसे क्षेत्रों में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, सिर दर्द हो जाता है, अध्ययन से विमुखता होती है और उनकी जो स्मृति होती है वो क्षीण होती चली जाती है। इसी तरीके से श्रवण विज्ञानी हैं रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने लंदन स्थित हवाई अड्डे के संबंध में ध्वनि प्रदूषण का अध्ययन करके पाया कि हवाई अड्डे के आसपास रहने वालों में मानसिक बीमारियों के रोगी अन्य क्षेत्रों के मुकाबले में ज़्यादा हैं। मानव निर्मित सुपरसोनिक विमानों की ध्वनि लगभग 100 से 150 डेसिबल तक होती है, और जो निश्चित रूप से हानिकारक है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि 70 डेसिबल तक हमारी जो ध्वनि होती है वो कर्णप्रिय होती है। एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक के अनुसार पेरिस में मानसिक तनाव के 70% मामलों का कारण हवाई अड्डों का शोर था। इसी तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार ध्वनि शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दोनों ही दृष्टियों से व्यक्ति को प्रभावित करती है। रक्तचाप तथा हृदय गति को बढ़ाती है और उसके परिणाम स्वरूप तनाव, आलस्य, डर आदि पैदा होते हैं। ऐसे ही मनोविज्ञान वेता हैं और श्रवण विज्ञानी हैं डॉक्टर सूर्यकांत मिश्र। डॉक्टर सूर्यकांत मिश्र ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्रों, रेलवे कॉलोनियों, शोर शराबे वाले क्षेत्रों में 5 से 10 वर्ष की आयु समय के जो बालक हैं वो विभिन्न प्रकार से निरीक्षण किया और निष्कर्ष निकाला तो देखा पाया कि रिकॉर्डिंग के जो शोर होते हैं यंत्रों के, रेलगाड़ी की गड़गड़ाहट होती है, उससे 60% छात्र अपनी कक्षा में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, और ये वास्तविकता है। एक अन्य मुंबई के वैज्ञानिक हैं डॉक्टर वाई.टी. ओकेका। उन्होंने पाया कि शोर अत्यधिक शारीरिक, मानसिक और अव्यावहारिक गड़बड़ी पैदा करता है। 88 डेसिबल से अधिक का शोर व्यक्ति को बहरा बना सकता है। उन्होंने ध्वनि प्रदूषण के कारण मानसिक अस्थिरता तथा उच्च रक्तचाप जैसे रोगों को भी ध्वनि प्रदूषण का कारण माना है। अन्य
अखिल भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और केंद्र सरकार के पर्यावरण विभाग ने हाल ही में ध्वनि प्रदूषण का सर्वेक्षण कार्य किया। और यह सर्वेक्षण दिल्ली वासियों पर किया गया। तो जब दिल्ली के अंदर ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव के बारे में पूछा गया तो लगभग 87% व्यक्तियों ने उत्तर दिया कि शोर से उन्हें दुखी कर रखा है। शोर ने उन्हें दुखी कर रखा है। 90% व्यक्ति वाहनों की गड़गड़ाहट से परेशान हैं। और एक अन्य सर्वेक्षण के अनुसार गांवों की अपेक्षा जो दिल्ली में आवाज़ें हैं उनसे होने वाले बहरेपन के मामले बहुत अधिक मात्रा में पाए गए। विकसित देशों में बहरापन बढ़ने का मुख्य कारण शोर है और इसका प्रभाव निरंतर बढ़ता भी जा रहा है। डगलस स्थित अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन है, उसकी वाक शाखा के निदेशक हैं डॉक्टर ग्लोरिक। उनका मानना है कि संपूर्ण पृथ्वी शोर से ग्रसित है और इसका प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। न्यूयॉर्क में माउंट सिताई हॉस्पिटल है, उसका जो अधीक्षक हैं डॉक्टर शेमन रोंजन, उन्होंने कहा कि शोर आदमी की मानसिक तनाव को उत्पन्न करता है। उसके फलस्वरूप मनुष्य में उत्तेजना, रक्तचाप और हृदय रोग होने की संभावना अधिक रहती है। ऐसे ही जर्मनी के प्रोफेसर जॉर्ज शिमटे हैं, उन्होंने शोर को धीमी गति वाले मृत्यु दूत की संज्ञा दी है। शोर को धीमी गति वाले मृत्यु दूत की संज्ञा दी और कहा कि असामयिक मौतों में 50% मामलों में शोर की भूमिका होती है। ऐसे ही अन्य नोबेल पुरस्कार विजेता हैं रॉबर्ट कोचिन। 1910 में उन्होंने ध्वनि प्रदूषण के खतरनाक पहलुओं की तरफ मानव जाति का ध्यान आकर्षित किया और कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य को स्वास्थ्य के सबसे बड़े शत्रु के रूप में शोर से संघर्ष करना पड़ेगा। और अब वह दिन बिल्कुल नज़दीक आ गया, हम देख रहे हैं। जीवन शैली को रंगीन बनाते बनाते आधुनिक सुख साधनों के कारण प्रकृति के बेरंग होने से पृथ्वी पर मानव जाति के अस्तित्व को खतरा हो गया। बढ़ते हुए शोर के परिणाम के बाद में गुपचुप तरीके से घातक इसके परिणाम होते जा रहे हैं। एक बकौल जर्मन वैज्ञानिक हैं रॉबर्ट कोच, उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि यदि इसी गति से शोर बढ़ता रहा तो एक दिन हमें शोर के खिलाफ भी कॉलरा, चेचक, प्लेग, इन बीमारियों से जो लड़ाई लड़ी थी वो लड़नी पड़ेगी। मौजूदा जो औद्योगिक क्रांति है, औद्योगिक बढ़ावा है, आबादी में बढ़ोतरी है, इनमें जानलेवा बीमारियों के जनक शोर को ही माना गया है। वाहनों का शोर है, कारखानों का शोर है, पटाखे हैं, बैंडबाजों का शोर है, त्योहारों का सीजन है, उसमें धार्मिक स्थलों का लाउड स्पीकरों से उपजा हुआ शोर है। लगभग इन्होंने सब लोगों के जीवन को जीना दूभर कर दिया। एक मीटर दूरी से की जा रही सामान्य बातचीत से पैदा आवाज़ कोई लगभग 60 डेसिबल होती है, जबकि भारी ट्रैफिक में 90 डेसिबल, रेलगाड़ी की 100 डेसिबल, कोर जो हॉर्न होता है कार का उसकी 100 से 110 डेसिबल, हवाई जहाज़ की 140 से 170 डेसिबल के समथिंग होती है, मोटरसाइकिल की 90 डेसिबल होती है। यानी लगभग 50 से 70 जो डेसिबल ध्वनि है वह कर्णप्रिय होती है। एक श्लोक है रामायण में, उसमें बताया गया कि हनुमान जी महाराज की जो गर्जना थी इतनी तीव्र थी, जब वो लंका में गए थे तो लंका में जो निवास करने वाली राक्षसियाँ थी उनके गर्भ तक गिर गए थे। चलत महाधुनि गर जैसी भारी, गर्भस्त्रवही सुनि निशिचर नारी। अर्थात जब वो महागर्जना लंका में स्थित गर्भवती स्त्रियों ने सुनी तो उनके
गर्भ भी गिर गए। और आधुनिक चिकित्सकों का भी यह मत है कि गर्भवती स्त्री के गर्भ की तंत्रिकाओं में कोलाहल अगर प्रदूषण के दोष आ जाते हैं तो इसका असर गर्भ के शिशु पर भी पड़ता है और उससे अनिद्रा, कुंठा जैसे विकार का कारण भी हो रही है। इसके कारण पाचन विकार, सिर दर्द, झुंझुलाहट आदि होना सामान्य सी बात है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 75 डेसिबल आवृत्ति की आवाज़ भी यदि लगातार 6 घंटा प्रतिदिन सुनाई दे तो व्यक्ति के कान सुनने लायक ही नहीं रह सकते। ध्वनि प्रदूषण के मामले में दिल्ली का पहला नंबर का स्थान है, जबकि अध्ययन बताते हैं कि उत्तरांचल का जो हरिद्वार शहर है सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषित नगर है। यहाँ आवाज़ की आवृत्ति 89 डेसिबल तक रिकॉर्ड की गई है और दिल्ली में यह मात्रा 81 डेसिबल है, कानपुर में 80 है। अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, अहमदाबाद, कानपुर देश में ही नहीं अपितु दुनिया भर में सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले शहर माने जाते हैं। और दिल्ली में तो कुछ शहर तो ऐसे हैं जहाँ पर शोर का स्तर है वो 120 डेसिबल तक पहुँच गया। अब हम बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण को रोकने के उपाय की। भारतीय दर्शन में शब्द को अमर अक्षर माना गया। काव्य में शब्द शक्ति की बात कही गई है। मंत्र शब्द शक्ति का उच्च स्तरीय उपयोग है और वैज्ञानिकों का मानना है कि शब्द शक्ति से इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक लहरें उत्पन्न होती जो हमारे स्नायु तंत्र पर वांछित प्रभाव डाल करके अपनी सक्रियता को बढ़ाती और विकृत चिंतन मनोविकार को समाप्त करती। विश्व के सभी देश अब ध्वनि प्रदूषण की समस्या से उबरने की कोशिश भी कर रहे हैं और लाखों लोग गूंगे, बहरे, मानसिक अपंगता का विकार उनमें हो रहा है, उसे समाप्त करने के लिए दिन प्रतिदिन प्रयत्न कर रहे हैं। वनस्पति और जीव जगत का हर प्राणी भी इससे प्रभावित है। भारत सरकार के अधीन पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा भी लाउड स्पीकर बजाने पर देशव्यापी रोक की अधिसूचना इस संदर्भ में एक सराहनीय कदम है। आपने देखा होगा कि फरवरी 2020 के बाद में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरे देश में कहीं भी खुले स्थान पर लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा दिन में भी लाउड स्पीकर बजाने के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी पड़ती है। सार्वजनिक आयोजन स्थल है रात 10 बजे तक बंद कर देना अनिवार्य रूप से। रात 10 बजे के बाद में बंद हॉल, ऑडिटोरियम इत्यादि के अंदर भी लाउड स्पीकर नहीं चलाया जा सकता। हम देखते हैं कि शादी विवाह होते हैं तो उन पर भी रात्रि 10 बजे के बाद में हम लाउड स्पीकर डीजे नहीं बजा सकते। ये अलग बात है कि कई क्षेत्रों में लोग 12-12, 1-1 बजे तक बजाते रहते हैं और गाँव में तो सारी रात ही बजाते रहते हैं, सोते ही नहीं है, नाचते रहते हैं। तो इन क्षेत्रों में अस्पताल हैं, शिक्षण संस्थान हैं, अदालतें हैं, इनको शांत क्षेत्र घोषित किया गया और इन क्षेत्रों में ढोल, गीत, संगीत, हॉर्न आदि नहीं बजाए जा सकते और यह दायित्व राज्य सरकारों को सौंपा गया है। यद्यपि वैज्ञानिकों के सामने, सरकार के सामने ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम एक चुनौतीपूर्ण समस्या है, फिर भी अनुसंधान के जो परिणाम उसके आधार पर हम 3 विधियों के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं। एक तो स्रोत की शोर क्षमता कम करके, दूसरा स्रोत की शोर क्षमता कम करके मतलब जो भी ध्वनि प्रदूषण के स्रोत हैं जिनसे ध्वनि उत्पन्न होती है उनकी जो क्षमता है उसको हम कम कर दें तो ध्वनि प्रदूषण पर वास्तव में रोक लगाई जा सकती है। दूसरा, ध्वनि के मार्ग में बाधा उत्पन्न करके, मान लीजिए
एक सार्वजनिक स्थल है, वहाँ पर ध्वनि लाउड स्पीकर बज रहे हैं। अब उसके मार्ग में अवरोध हम अगर उत्पन्न कर दें किसी वस्तु के द्वारा, दीवार लगा करके, बैरिकेडिंग लगा करके, तो डायरेक्ट वह ध्वनि हमारे कानों तक नहीं पहुंचती है। तीसरा, ध्वनि सुनने वाले को सुरक्षा प्रदान करके भी हम ध्वनि प्रदूषण को रोक सकते हैं। अब ये दिशा निर्देश पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से तो काफ़ी सराहनीय है और उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में अगर ध्वनि प्रदूषण का प्रकोप कुछ इस नियंत्रण पर आएगा तो सरकार को चाहिए कि इसी तरीके के कुछ आवश्यक कदम उठाने का प्रयास करे और संपूर्ण भारत में ही नहीं अपितु पूरी दुनिया के अंदर शोर की जो काली छाया है स्पष्ट रूप से पड़ी हुई है, हर देश इससे चिंतित है। यूएनओ द्वारा एक रिपोर्ट जारी हुई और उसमें शोर का स्तर और तीव्रता चाहे कम हो या ज़्यादा हो, दोनों स्थितियों में मनुष्य की श्रवण शक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है, ऐसा बताया गया। और ये शारीरिक मानसिक दोनों प्रकार की हानि होती है और इसी वजह से तमाम बीमारियां बढ़ती हुई जा रही हैं। अब अन्य उपाय के अंतर्गत हम कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको करके ध्वनि प्रदूषण को हम रोक सकते हैं। विश्व के कई देशों में पहला शोर के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए, यानी हम कठोर नियम व कानून बना करके और उनका सख्ती से अगर पालन करवाएं, निश्चित रूप से ध्वनि प्रदूषण को रोका जा सकता है। विश्व के कई देशों में शोर के खिलाफ कदम उठाए गए। अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार कुछ मानक ऐसे तैयार किए, जैसे ब्राज़ील में 80 डेसिबल से ज़्यादा शोर पर कानूनी प्रतिबंध है। ऑस्ट्रेलिया है, डेनमार्क है, नॉर्वे में कई संस्थाएं ऐसे जो शोर प्रदूषण की जांच व सर्वेक्षण करती हैं। इंग्लैंड में 80 डेसिबल से अधिक उत्पन्न करने वाले शोर पर वाहनों पर कानूनी प्रतिबंध है। फ्रांस की सरकार ने भी अपनी पुलिस को यह अधिकार दे रखे है कि उन मोटर गाड़ियों पर जुर्माना किया जाए जो ध्वनि प्रदूषण पर बने हुए जो ध्वनि प्रतिबंध कानून है उनका उल्लंघन अगर करती है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 1977 में औद्योगिक कर्मचारियों को शोर के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए कई सिफारिश की थी। तीसरा, विभिन्न देशों में जो कानून बनाए गए, जैसे इंग्लैंड में नॉइज अवेटमेंट एक्ट 1960 में बना था, जिसमें रात्रि 9 बजे से प्राय 8 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक थी। इसी तरीके से हमारे भारत में भी है, जो 14 फरवरी 2000 से लागू कर रखा है। इसी तरीके से राज्य स्तर पर भी जो संगीत और शोर नियंत्रण अधिनियम है वे लागू हों और उनका सख्ती से पालन हो, तब हम ध्वनि प्रदूषण को रोक सकते हैं। एक, हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं। सघन वृक्षारोपण होना चाहिए, यानी हरियाली ध्वनि प्रदूषण से निपटने में सक्षम है। ध्वनि को रोकने के लिए सघन वृक्षारोपण उन पौधों को लगाए जाए जिनकी पत्तियां मांसल मोटी और ध्वनि अवशोषित करती हैं, जैसे बरगद का पेड़ है, कदम्ब का पेड़ है, कटहल का पेड़ है, बादाम का पेड़ है, बेलपत्र का है, तेंदू जामुन है, नागफणी का है, कनेर का है, रामबास है, केले का पेड़ है, आदि आदि जो पेड़ हैं, पौधे हैं वो ध्वनि अवशोषक होते हैं। और वे पौधे जिनकी शाखाएं कंपन करती हैं, हिलती हैं, जैसे पीपल का पेड़ है, ऑरेंज का है, बांस का है, आशापाला का है, रोहिड़ा है, नीम का है, बेर का है, खेजड़ी है, खजूर का है, सफ़ेदे का पेड़ है, चंदन का। ये हमारे गाँवों में सारे पेड़ पौधे मिलते हैं। इन सबसे भारी शोर करने के कारखानों जैसे व्यस्त सड़क, रेल पटरियाँ, इनके आसपास में हरियाली करके इस रास्ते से कुछ बचा सकता है। या धार्मिक उत्सव है, अनुष्ठान, ऊंची आवाज़ के स्पीकर बजाना, आतिशबाजी करना, राजनीतिक जुलूस निकालना, हल्ला करना, नारेबाजी, मकानों का निर्माण, रेडियो, टीवी, टेप रिकॉर्डर आदि कुछ ऐसे शोर हैं जिसे हम सब नियंत्रित कर सकते हैं। एक अगला ये कि तीव्र ध्वनि करने वाले जो दुष्परिणाम हैं उसको हम आम जनता को उसके प्रति जागरूक करें।
दूसरा, ध्वनि स्तर को कम करने के लिए अच्छे वाहनों में अच्छे प्रकार का साइलेंसर का उपयोग करें। फेरी वाले जो होते हैं आवाज़ मारते हैं गली में आकर के नीचे, तो उन पर तेज आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से ना चिल्लाने पर भी प्रतिबंध होता है, क्योंकि वो भी एक जब सुर के अंदर अपनी आवाज़ लगाते हैं तो वो भी 80 डेसिबल से ऊपर जाती है, 100 के ऊपर पार करती है। इसी तरीके से स्कूल, अस्पताल और मुख्य सड़क है उनको दूर स्थापित करना चाहिए, ताकि इनके पास से निकलने वाले जो वाहन है उनको गति कम करके हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध लगाया जाए। हमारे निवास गृह हैं, ऑफिस हैं, पुस्तकालय हैं, चिकित्सालय हैं, वहाँ पर उचित निर्माण सामग्री और उचित संरचना द्वारा शोर को सीमित करना चाहिए। इसी तरीके से नवीन यंत्रों का निर्माण करके भी हम शोर से बच सकते हैं। यानी सर में का आपसी बातचीत तो सुन सकते हैं, लेकिन मशीनों की गिड़गिड़ाहट उन पर नहीं पहुंचती है। इस प्रकार के स्वीडन के वैज्ञानिकों ने वो कुछ उपकरण बनाए थे और हमारे देश में भी यह उपकरण बन चुके हैं। जैसे फ़ोन पर हम बातचीत कर रहे हैं और एक तो हम डायरेक्टली फ़ोन से कनेक्ट रहते हैं, एक हम ईयरफोन लगा करके बात करते हैं। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि शोर वाले कारखाने हैं उनको तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए। शोर स्थान वाले जो हैं वहाँ पर ईयर प्लग्स का फ़ोन करें अथवा रुई का प्रयोग हम कर सकते हैं, उससे भी हम बच सकते हैं। और अगर पौराणिक दृष्टि से देखें तो ओम जो शब्द है उसका मंत्र का जाप करने से किसी भी प्रकार के व्यक्ति का तनाव शिथिल होता है और उससे आनंद की अनुभूति होती है। हरिद्वार में शांति कुंज के अंदर ब्रह्म वर्चस्व नामक शोध संस्थान है, उसमें गायत्री मंत्र की शक्ति के संबंध में अनेक प्रकार के परीक्षण किए हुए और उस मंत्र शक्ति के अतिरिक्त ध्वनि का एक रूप संगीत भी है जो ध्वनि प्रदूषण के विध्वंसक प्रभाव को मिटा करके उस नया सृजन करता है। संगीत की ध्वनि में लय तालमेल होता है जिससे आनंद की अनुभूति होती है। आजकल देखते हो मनोचिकित्सक कई रोगों का उपचार संगीत के द्वारा करते हैं। मंदिरों में बजने वाली घंटा ध्वनि है, शंख ध्वनि है, वे भी रोगों के उपचार के लिए परीक्षण के में काम में लिए गए। महादेवी वर्मा है हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका, उन्होंने शब्दों में कहा है कि सामवेद जो जमीन जीवन समुद्र पर लहर लेकर लहराता है वह पाल ही है। यानी ध्वनि प्रदूषण की जो संघात प्रभाव उसका दूर करने के लिए मंत्र और संगीत के अलावा एक और उपाय है, वह है व्यक्तिगत स्तर पर यानी मौन, जो आजकल कोई रह नहीं सकते, ताकि वो तो हमारे स्वभाव में नहीं है चुप रहना। यानी वाणी का संयम व्यक्ति को ऊर्ध्वमुखी बनाता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति अपनी ऊर्जा को अपनी प्राण शक्ति की रक्षा करके उसका सदुपयोग कर सकता है। और वैसे भी बहुत बोलने वाला व्यक्ति ध्वनि प्रदूषण तो करता ही है, उसके अनावश्यक शब्द और वचन भी विग्रह वैमनस्य पैदा करते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है उन्मदिता मौने येन वार्ता आम तस्थीमा वयम, अर्थात हम मौन धारण करके प्रसन्न रहें और वायु के आधार से रहें। कम बोलने से शक्ति का संचय होता है, यह आधुनिक शरीर विज्ञान भी मानता है। अगर बोलना ही है तो फिर अथर्ववेद के अंदर लिखा गया है वाचा वदामि मधुमत, अर्थात मीठा बोलें। मधुर वचन एक प्रकार से औषधि है। मीठी धीमी वाणी अमृत रस पैदा करती है, शक्ति का संचार करती है और इस प्रकार से प्रयुक्त एक शब्द ही सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला बन जाता है।
एकः शब्द सम्यक धीत सम्यक प्रयुक्त स्वर्गे लोके च कामधुक भवति। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने विभिन्न प्रकार के जो वैज्ञानिक थे उनकी प्रतिक्रियाएं ध्वनि प्रदूषण के बारे में सुनी और उसके रोकने के उपाय के बारे में हमने अध्ययन किया। आशा है कि आप सभी को यह समझ में आया होगा। आज के लिए ही इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।